तो चलिए आज मानव व्यवहार और मनोविज्ञान की कुछ पेचीदा परतों को खोलते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बड़े तर्क संगत हैं, सोच समझकर फैसले लेते हैं, पर क्या हमेशा ऐसा ही होता है? ये सवाल ही अपने आप में दिलचस्प है। कई बार हमारी सोच हमारे बर्ताव के पीछे ऐसी ताकतें काम कर रही होती हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम अनजाने में ही कई चीजों से प्रभावित हो रहे होते हैं। हाँ, जैसे कि ये फर्क करना कि कब कोई हमें समझा बुझा रहा है और कब अपनी मर्जी से चला रहा है। लोग अक्सर कहते हैं मैं तो बस समझा रहा था, बिल्कुल। लेकिन दूसरे के लिए कहेंगे वो तो मुझे मैनिपुलेट कर रहा था। क्या इसमें कोई सच्चाई है? यहीं पर एक तरह की कड़वी सच्चाई सामने आती है। जाने अनजाने हम सब कभी न कभी किसी न किसी हद तक दूसरों को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मतलब हम सब। हाँ, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए माहौल को, लोगों को प्रभावित करते हैं। इसे नकारने से कुछ बदलता नहीं, बस हम इस बात से अनजान रह जाते हैं कि हम खुद भी ऐसा करते हैं। और एक दूसरी सच्चाई भी है जो शायद इससे जुड़ी हो कि हमारी अपनी सही गलत की परिभाषा कई बार दूसरों को समझने में रुकावट बन जाती है। सही बात है। हम दूसरों के कामों को अपने चश्मे से देखते हैं और शायद उन्हें कभी समझ ही नहीं पाते। जैसे वो हेवंस गेट पंथ वाली घटना थी ना। हाँ, बिल्कुल। जब तक लोग उसे आत्महत्या कहते रहे, वो उन्हें पागल या बेवकूफ समझते रहे, एक तरह से। हाँ। लेकिन जैसे ही नजरिए को बदला और सोचा कि शायद वो वाकई अगले स्तर पर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो सवाल बदल गया। तब सवाल ये नहीं रहा कि वो पागल थे। नहीं, बल्कि ये कि उन्हें इस बात पर यकीन कैसे दिलाया गया। दूसरों को समझने के लिए कभी-कभी अपनी नैतिकता के पैमाने को किनारे रखना पड़ता है। तो ये यकीन दिलाने की बात आई। लोग सीधे सीधे क्यों नहीं कहते जो वो चाहते हैं? क्यों घुमा फिरा कर बात करते हैं या इशारों में समझाते हैं? इसकी वजह इंसान के बर्ताव की कुछ खास प्रवृत्तियों में छिपी है। पहली बात तो ये कि लोग जबरदस्ती समझाने बुझाने की कोशिशों का विरोध करते हैं। हाँ, जैसे कोई टेलीमार्केटर फोन करे तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। ये तो है। बिल्कुल। और दूसरी प्रवृत्ति वो ये कि लोग उस चीज का विरोध नहीं कर सकते जिसके बारे में उन्हें पता ही ना चले। अच्छा, मतलब अगर भनक ही ना लगे। हाँ, मतलब अगर प्रभाव डालने की कोशिश इतनी छुपी हुई हो कि सामने वाले को पता ही ना चले, तो वो विरोध कैसे करेगा? और तीसरी बात जो शायद सबसे अहम है, लोग बताई गई बातों पर शायद शक कर लें, पर जो नतीजा वो खुद निकालते हैं, उस पर पूरा यकीन करते हैं। उस पे उन्हें पूरा भरोसा होता है। अच्छा, मतलब सीधे बोलने से ज्यादा असरदार है कि सामने वाला खुद ही वो नतीजा निकाल ले जो हम चाहते हैं। जैसे वो विक्टर लस्टिक वाला किस्सा था। हाँ, जिसने खुद को सरकारी अफसर बताकर लोगों से रिश्वत ली, क्योंकि लोगों ने खुद ये निष्कर्ष निकाला कि अरे ये अफसर है तभी तो रिश्वत मांग रहा है। बिल्कुल। इसीलिए अप्रत्यक्ष तरीके ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। यहीं से बात आती है मानसिक जुड़ाव की जरूरत पर। हमारा दिमाग खाली नहीं रह सकता, उसे हर पल कुछ न कुछ चाहिए, सोचने को, देखने को, महसूस करने को। बोरियत हमें पसंद नहीं। हाँ, बोरियत से हम बचते हैं। कुशल वक्ता या मीडिया हमारी इसी जरूरत का फायदा उठाते हैं। और ध्यान खींचने के लिए क्या करते हैं? कोई खास तरीका? ध्यान खींचने का एक बहुत कारगर तरीका है असंगति यानी इनकॉन्ग्रुइटी का इस्तेमाल। ऐसी चीजें दिखाना या कहना जो बेमेल हो, अजीब हो, अटपटी हो। जैसे किसी विज्ञापन में बात करने वाला जानवर या कोई ऐसा सवाल जो एकदम से चौंका दे। हमारा दिमाग ऐसी चीजों पर फौरन ध्यान देता है क्योंकि वो सामान्य पैटर्न से अलग होती हैं। अच्छा। और जब हमारा ध्यान खिंच जाता है, तब हम सुझावों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, ज्यादा ग्रहणशील हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ ध्यान खींचना ही काफी है या इसके पीछे और भी कुछ गहरा होता है? इसके पीछे अक्सर हमारी कुछ गहरी छिपी हुई जरूरतें काम कर रही होती हैं। ये ऐसी मनोवैज्ञानिक जरूरतें हैं जो कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती। और मजे की बात यह है कि अक्सर हमें खुद भी पता नहीं होता कि हम असल में क्या ढूंढ रहे हैं। छिपी हुई जरूरतें जैसे कि क्या होती हैं ये? कई हैं, पर कुछ मुख्य हैं। जैसे जरूरी महसूस करने की जरूरत कि हमारी भी कोई अहमियत है, उम्मीद की जरूरत, खासकर जब हालात मुश्किल हों, कोई रास्ता ना दिख रहा हो। हाँ, उम्मीद तो चाहिए। किसी और को दोष देने की जरूरत ताकि हम अपनी जिम्मेदारी से बच सकें। ध्यान दिए जाने और समझे जाने की जरूरत। राज जानने की जरूरत। राज? हाँ, कि हमें कुछ ऐसा पता है जो दूसरों को नहीं पता। और हमेशा सही होने की जरूरत, ये भी एक बहुत बड़ी जरूरत है। ये तो बहुत गहरी बातें हैं। मतलब अगर कोई हमारी इन छिपी हुई जरूरतों को अनजाने में ही सही
पूरा कर दे तो हम उसकी तरफ खिंचते चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, यहीं पर पंत या ठग जैसे लोग कामयाब हो जाते हैं। वो लोगों की इन्हीं गहरी अनकही जरूरतों को पहचान कर उन्हें पूरा करने का दिखावा करते हैं और लोग उनके प्रभाव में आ जाते हैं। और एक बार प्रभाव बन जाए तो उसे बनाए रखने के लिए और भी तरीके इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, जैसे कि? 2 मुख्य तकनीकें हैं, अलगाव मतलब आइसोलेशन और गैस लाइटिंग। अलगाव, आइसोलेशन। हाँ, अलगाव का मतलब है व्यक्ति को बाहरी दुनिया, बाहरी विचारों और अलग सोचने वाले लोगों से काट देना। ये शारीरिक दूरी बनाकर भी हो सकता है, जैसे किसी समूह का दूर कहीं बस जाना, पर ज्यादातर ये मनोवैज्ञानिक होता है। मनोवैज्ञानिक अलगाव, वो कैसे होता है, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, जैसे समूह के अपने राज बनाकर, ऐसी बातें बताकर जो सिर्फ समूह के लोग जानते हों, भविष्यवाणियां करके जैसे बाहर के लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। इससे क्या होता है कि समूह अंदर से और मजबूत होता है। या फिर साझा मुश्किल अनुभव तैयार करके, जैसे साथ मिलकर कोई कठिन काम करना। ये सब चीजें व्यक्ति को समूह पर ज्यादा निर्भर बना देते हैं और बाहरी दुनिया से उसकी मानसिक दूरी बन जाती है। और गैसलाइटिंग, ये शब्द आजकल काफी सुनने में आता है। ये क्या है? गैसलाइटिंग बहुत ही सूक्ष्म तरीका है किसी को बदलने का, बिना उसे ये महसूस कराए कि उसे बदला जा रहा है। इसका मकसद होता है व्यक्ति को धीरे धीरे अपनी ही याददाश्त, अपनी समझ और अपनी वास्तविकता की परख पर शक करवाना। क्या मतलब? सामने वाले को अपनी ही सोच पर शक होने लगता है। ये कैसे किया जाता है? इसके कई तरीके हैं। बार बार सवाल पूछकर शक पैदा करना, जैसे क्या तुम्हें पक्का याद है ऐसा ही हुआ था, या तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो शायद। अच्छा। या मिली हुई जानकारी को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना, या फिर सामाजिक दबाव बनाना, जैसा ऐश के प्रयोग में देखा गया था। लोग साफ दिख रही सच्चाई को भी झुटला देते हैं सिर्फ इसलिए कि बाकी सब लोग समूह में अलग जवाब दे रहे हैं। हाँ, वो लाइनों वाला प्रयोग। वही, ये सब तरीके धीरे धीरे व्यक्ति के आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं और वो जानकारी और फैसले के लिए गैसलाइट करने वाले पर निर्भर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि कैसे हमारी जो निश्चितताएं होती हैं वो कभी-कभी बस गलत धारणाएं निकलती हैं और कैसे हमारी सोच अनजाने में ही प्रभावित हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये समझना बड़ा ही दिलचस्प है कि हम अक्सर उन चीजों पर पूरा यकीन कर लेते हैं जो बाद में शायद गलत साबित हों। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि गलती पता चलने से पहले हमें उस गलत धारणा और सच्ची वाली निश्चितता में कोई फर्क महसूस ही नहीं होता। हाँ, जैसे वो एक मजाक वाली कहानियां कि दादी रोज 3 मील चलती थी। हाँ। और 5 साल बाद पता ही नहीं वो कहाँ है। बिल्कुल। और हम फौरन मान लेते हैं कि वो भाई कसरत कर रही थी सेहत के लिए, जबकि कहानी में तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया था। यही तो बात है ना, हम अनजाने में ही वो खाली जगह भर देते हैं, धारणाएं बना लेते हैं। देखो, जादूगर है या ठग है, यहाँ तक कि कॉमेडियन भी वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। अच्छा, कैसे? वो हमें सीधे सीधे कुछ बताते नहीं है, वो बस एक माहौल सा बनाते हैं कि हम खुद ही किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। अरे हाँ, और लोग शायद बताई गई बातों पर शक भी कर लें, पर जो नतीजा उन्होंने खुद निकाला है उस पर तो कभी शक नहीं करते। बिल्कुल। जैसे वो एक बहुत पुराना मशहूर राजनीतिक विज्ञापन था, वो डेजी के फूल वाली बच्ची वाला। हाँ, मुझे याद है। उसमें विज्ञापन ने विरोधी उम्मीदवार का नाम तक नहीं लिया था, है ना? फिर भी लोगों ने मान लिया कि वो परमाणु युद्ध का खतरा है। सही, क्योंकि विज्ञापन बनाने वाले जानते थे कि लोगों के मन में पहले से क्या चल रहा है, क्या डर है। उन्होंने बस उस डर को हवा दे दी। ये दिखाता है कि सीधे कहने के बजाय इशारों में बात पहुंचाना कितना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। जैसे कोई विशेषज्ञ है, वो अपनी तकनीकी बातें बताकर अपनी विशेषज्ञता जताता है, बिना ये कहे कि देखो मैं एक्सपर्ट हूं। हमारी सोच प्रभावित होती है या हम कैसे धारणाएं बना लेते हैं। अब बात करते हैं उस मानसिक दृढ़ता की जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरी बताई जाती है। ये सिर्फ आत्मविश्वास से कुछ ज्यादा है ना? हाँ बिल्कुल, इसे आप कह सकते हैं। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे अटूट विश्वास होना चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं कन्विक्शन। फिर है दूसरों की सच्ची परवाह, मतलब कंसर्न होना। और तीसरा अपने लक्ष्य पर अडिग रहना, यानी फोकस। कन्विक्शन मतलब अपने संदेश पर गहरा यकीन होना, जैसे वो आपका मिशन हो। हाँ बिल्कुल, सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपकी भावनाएं जाहिर हो कि आप जो कह रहे हैं उसमें आपका पूरा विश्वास है। और कंसर्न का मतलब हुआ कि बातचीत में अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरे व्यक्ति की कई अनकही बातों पर, उनकी भावनाओं पर ध्यान देना।
सही। जैसे वो किस्सा शायद था जिसमें कोई सहकर्मी बार बार काम में रुकावट डाल रहा था, हाँ, लेकिन असल में उसे बस थोड़ी तवज्जो चाहिए थी, है ना? बिल्कुल। उसकी असल जरूरत कुछ और थी जिसे समझना जरूरी था। और फिर आता है फोकस, यानी अपने लक्ष्य से न भटकना, खासकर ऐसी चीजों से जैसे दूसरों की स्वीकृति पाने की चाह, लोग क्या सोचेंगे, इससे ऊपर उठना। और हाँ, इसी से जुड़ी एक और बड़ी दिलचस्प बात है, ऐसे खेल खेलना जिसमें आप हार ही ना सकें। ये क्या बात हुई? ऐसे खेल जिनमें हार ही ना सकें? मतलब ये कि आप सफलता को इस तरह से परिभाषित करें कि अगर आपको वो मनचाहा नतीजा न भी मिले जो आपने सोचा था, तब भी आप कुछ ना कुछ हासिल जरूर करें। अच्छा, थोड़ा और समझाएंगी? जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट है, उसने सोचा कि या तो ये डील पक्की होगी या क्लाइंट फोन काट देगा। दोनों ही सूरत में उसे स्पष्टता मिलेगी, समस्या हल होगी। हाँ, ठीक है। तो उसने हारने का विकल्प ही एक तरह से हटा दिया। मतलब किसी भी स्थिति में जाने से पहले ही सोच लेना कि अच्छा, मुख्य लक्ष्य तो ये है, पर इसके अलावा मैं और क्या सीख सकता हूँ या क्या रिश्ता बना सकता हूँ, क्या जानकारी मिल सकती है। सफलता के कई पैमाने तय कर लेना। वाह, तो मतलब हर स्थिति में कुछ ना कुछ सकारात्मक निकाल ही लेना। ये तो सोचने का वाकई एक अलग नजरिया है। तो संक्षेप में कहें तो हमने आज देखा कि कैसे हमारी धारणाएं अक्सर अनजाने में ही बन जाती हैं और कैसे दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए सीधे कहने के बजाय संदेश को महसूस कराना ज्यादा कारगर हो सकता है। हाँ, और साथ ही खुद के अंदर वो अटूट विश्वास, दूसरों के प्रति सच्ची परवाह और अपने लक्ष्य पर अडिग रहना कितना जरूरी है। बिल्कुल। और ये भी कि अपनी सोच को थोड़ा सा बदलकर हम मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने लिए एक तरह से जीत का रास्ता बना सकते हैं। ये समझना कि दुनिया को हम कैसे देखते हैं और दूसरे हमें कैसे देखते हैं, इसमें काफी कुछ है। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि अगर हम जानबूझकर ये चुन सकें कि किसी भी स्थिति से हमें क्या सीखना है या क्या हासिल करना है, तो क्या हार जैसी कोई चीज वाकई बचती है? क्या ये चर्चा उपयोगी लगी? हम जरूर जानना चाहेंगे कि सुनने वालों को इसमें क्या सबसे दिलचस्प लगा और हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अपने विचार हमें जरूर बताइएगा।